क्या 3 months में आप क्लैट पीजी क्लियर कर सकते हो। 15 अक्टूबर से 1.5 महीना 2 महीना भी करोगे ना जजमेंट्स तो भी आपके लिए इजी है। अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो who needs to start it from the scratch, then this video is for you। से पहले जाओ ना, सिलेबस देखो क्या है, एग्जाम का पैटर्न देखो। 3 month का प्लान, सही प्लान ऑनेस्टली ये होगा कि हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और मैं हूं अर्पिता, और आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं उन सभी बच्चों का डर कि व्हाट टू डू। 3 months लेफ्ट फॉर क्लैट पीजी, होगा नहीं होगा, क्या होगा, उन सभी चीज़ों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। बहुत डिटेल में डिस्कशन होने वाला है, इसीलिए ना अपने नोट्स, अपने पेन कॉपी रख लो साथ में, स्टार्ट नोटिंग डाउन थिंग्स। तो जो सबसे पहला एंड सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि क्या 3 months में आप क्लैट पीजी क्लियर कर सकते हो? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सो आई थिंक कि हाँ, सबसे पहले तो एब्सोल्यूट आंसर है यस। ठीक है, रिसाउंडिंग यस यस यस। एंड अपने दिल से सबसे पहले इस एंजाइटी को, इस डाउट को हटा दो, क्योंकि वो एक पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन डेवलप करो अपने अंदर। जहाँ पॉजिटिविटी आएगी वहाँ हो जाएगा। एक हमारी ही स्टूडेंट थी लास्ट ईयर की, ईशा तोड़कर, उसकी AIR 30 आई थी क्लैट पीजी में लास्ट ईयर, एंड शी जॉइंड अस इन सेप्टेम्बर। और उससे जब बात हुई थी मेरी लास्ट ईयर, तो उसने यही बोला था सेप्टेम्बर 15 सितंबर या उस टाइम के अराउंड, जो मुझे पता है कि उसका एक युवाक्षी मैम से या आपसे किसी से कॉन्वर्जेशन हुआ था। हाँ, एंड शी सेड कि मैम अभी कुछ नहीं पढ़ा है, कैसे होगा। एंड फ्रॉम 15 सितंबर टू 5th दिसंबर लास्ट ईयर एग्जाम था, 3rd दिसंबर। हाँ, शी डिड इट राइट, शी गॉट AIR 30। हर टॉपर स्टॉक इंटरव्यू इज आल्सो देयर ऑन द चैनल। अभी मेरी रिसेंटली भी बात हुई थी उससे, वी रिसेंटली स्पोक एंड शी इज लविंग द लाइफ एट NLSIU, शी इज लविंग इट। Obviously, I cannot imagine anyone saying that they are not loving Look at it Mansi there. bragging. But yeah, so मतलब first of all, just remove that self doubt. Within 3 months, you can do it very easily. और मतलब फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो भी कर सकते हो। मतलब अभी तक अगर सिलेबस भी नहीं देखा है ना, तब भी कर सकते हो। अब करना क्या है वो समझ लेते हैं। हाँ। तो सबसे पहली चीज है कि तुम्हें कुछ हैबिट्स अपने अंदर इनकलकेट करनी पड़ेगी बेटा। सबसे बड़ी हैबिट है कंसिस्टेंसी की। अब किसी भी दिन ऐसा ना हो जिस दिन तुमने कुछ नहीं पढ़ा हो। हाँ, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब ये बिल्कुल नहीं चल पाएगा अब। हाँ, अब अपना एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाओ। अगर कॉलेज भी है ना, कॉलेज के साथ भी तुम्हें 5 से 6 घंटा तो पढ़ने के लिए निकालना ही पड़ेगा। और जिनका कॉलेज नहीं है, प्लीज 7 to 8 hours आप दो। अगर आपने स्पेसिफिकली ड्रॉप लिया है क्लैट पीजी के लिए, उसके बाद भी आप अगर आप 8 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, देन इट्स कंप्लीटली वेस्ट। एग्जैक्टली। एंड एक चीज और, जो स्टूडेंट जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और जो आप सोच रहे हैं कि LLM कर लें, क्या आप भी कर सकते हो? अरे उनके लिए तो बहुत ईजी है। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, इफ यू हैव स्टडीड फॉर जुडिशरी, आपके लॉ के कॉन्सेप्ट्स डन एंड डस्टेड हैं। ठीक है, आपको सिर्फ जजमेंट्स पे फोकस करना है। अगर आप अभी नहीं करोगे, आप 15 अक्टूबर से 1.5 महीना 2 महीना भी करोगे ना जजमेंट्स तो भी आपके लिए ईजी है, तो भी हो जाएगा। बट वो बच्चे जो जुडिशरी एस्पिरेंट्स नहीं है मैम, उनको क्या करना चाहिए? तो देखो, ये वीडियो ना स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जिनको 0 से शुरू करना है। ठीक है, तो अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो who needs to start it from the scratch, then this video is for you। क्या करना है? सबसे पहला स्टेप, द स्टेप नंबर 1 इज कि एक कॉपी लो, उस कॉपी पे लिखो I am going to NLSIU or your dream college। ठीक है, that is the first thing you have to do, and it is important। हाँ, yes, manifestation is absolutely important। तो ये तो करना है। इसके बाद सेकेंडली क्या करना है? अपना सिलेबस देखो। ठीक है, अगर देखा नहीं अभी तक, सबसे पहले जाओ कंसोर्शियम की वेबसाइट खोलो, क्लैट पीजी का सिलेबस देखो, उसका एग्जाम पैटर्न देखो। ALET PG निकालना है तो ALET PG का सिलेबस देखो, उसका एग्जाम पैटर्न देखो। इधर उधर से नहीं, उनकी खुद की वेबसाइट से, कंसोर्शियम की वेबसाइट से या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की वेबसाइट से। तुम लोग ना, ये मतलब तुम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जाना चाहते हो, टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जाना चाहते हो, तुम अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, राइट?
तो ना थोड़ा आलस त्यागो अपना, ठीक है। इधर उधर से किसी के ब्लॉग से पढ़ लिया कि कहाँ क्या होता है, ब्लॉग्स पे क्यों भरोसा कर रहे हो? तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन इतना रेडिली अवेलेबल है, तुम यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जाके देखो ना, एंड खुद से चेक करोगे ना जाके, तो खुद समझ में आएगा कि अच्छा कंसोर्शियम की वेबसाइट ऐसी दिखती है। सिलेबस देखने जाओगे तो वहीं पे तुम्हें सैम्पल पेपर्स भी दिख जाएंगे, सैम्पल पेपर्स देख लोगे, तुम्हें यूनिवर्सिटीज दिखने लगेंगी, यूनिवर्सिटीज की अलग अलग वेबसाइट्स दिखने लगेगी, वहां पे जाके तुम्हें पता चलने लगेगा अच्छा टोटल सीट्स इतनी है इसमें, अच्छा यहाँ इतनी सीट्स हैं, बहुत चीजें पता चलती हैं। और हमेशा ओरिजिनल सोर्स पे ही रिलाई करना चाहिए। वो जिसने भी ब्लॉग लिखा है, हो सकता है उसका ब्लॉग पुराना है, उसकी जो न्यूज है वो अपडेटेड नहीं है, अब कुछ चेंज हो गया है, तो हमेशा जाओ ओरिजिनल सोर्स पे। तो ये सबसे पहला है, ठीक है, कि सिलेबस देख लो। अच्छा आप देखो, एक चीज यहाँ पे सुन लो कि सिलेबस जो है ना वो एक इलस्ट्रेटिव सिलेबस है, उसमें डिटेल में नहीं बताया क्रिमिनल लॉ में क्या पूछा जाएगा, वो नहीं बताया, बस लिखा है कि क्रिमिनल लॉ पूछा जाएगा। तो अब BNS आएगा, BSS आएगा, BNA आएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा, इसमें से क्या आएगा ये नहीं बताया। इसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं ना, एक बार उस वीडियो को भी चेक कर लेना कि नया क्रिमिनल लॉ आएगा, क्रिमिनल लॉ और न्यू क्रिमिनल लॉ में कैसे बैलेंस करें, क्या करें। देयर इज ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग वीडियो, वो चेकआउट कर सकते हो। तो क्रिमिनल लॉ में ये 3 तो करने ही है, ठीक है। इसके बाद जब तुम्हारे पास पूरा सिलेबस है ना बेटा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तुम्हें सबसे पहले ये देखना है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आए। उसके लिए एक चेकलिस्ट है हमारी, जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स की बनाई है, वो हम नीचे कमेंट सेक्शन में पिन करा देंगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। और हम वैसे भी बता देते हैं, मोस्टली सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, उसके बाद आपको मिलेंगे क्वेश्चंस क्रिमिनल लॉ से, फिर आता है आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिससे ये ऐसे 3 एरियाज हैं, और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ये 4 एरिया ऐसे हैं जहां से हर साल आज तक हमेशा ही इन 4 एरिया से तो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो होता है क्या क्या बता दिया मैंने, कॉन्स्टी, क्रिमिनल, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, फिर आता है आपका फैमिली लॉ। क्योंकि मतलब पिछले कुछ सालों से हर साल फैमिली लॉ से भी पैसेज आ ही रहा है, क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। और उसके बाद है आपका कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट भी ऐसा एक एरिया है जहाँ से हमेशा आते हैं। तो ये 6 सब्जेक्ट्स तो सबसे पहले कवर करो। अग्रीड। हाँ, और इनको भी आई थिंक इसी सीक्वेंस में करो। और तुम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ना तुम कब एनवायरमेंट भी कवर कर लिया, ये तुम्हें पता ही नहीं चला। तुम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कब कवर कर लोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। कॉन्स्टी के साथ एडमिन तो अपने आप ही कवर हो जाता है। एग्जैक्टली। तो तुम्हें अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनवायरमेंटल लॉ तुम्हें अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारी चीज तुम्हारी साथ साथ में हो सकती हैं तैयार। तो इसीलिए उस एक सब्जेक्ट से आप 3 सब्जेक्ट्स तैयार कर रहे हो, इस माइंडसेट से पढ़ने बैठो, ठीक है। तो इस तरह से सब्जेक्ट्स तुमने बांट लिए। इसके बाद जब ये वाले सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाए ना, उसके बाद फिर तुम वो सब्जेक्ट्स देखना जो कभी पूछे जाते हैं कभी नहीं पूछे जाते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, SRA है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से 5-6 साल में एक सवाल आया है, 2 सवाल आया है, वो भी हर साल नहीं पूछा जाता। लेबर लॉ है, वो भी हर साल नहीं पूछा जाता। टैक्स है, ठीक है। ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं जो हर साल नहीं आते, फिर आप उनके ऊपर जाओ। एग्जैक्टली। लेकिन पहले मेजर कंप्लीट करो। पहले अपने 6 वो सब्जेक्ट जो आपने कर लिए, मतलब आपको पता है कि ये 6 सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चंस तो हमारे डन है। अब बचे हुए 60 क्वेश्चन के लिए आपको वर्क करना है। तो जितने भी आपके माइनर लॉज हैं, फिर आप ग्रेजुअली उन पे वर्क करना चालू करो। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स से हर साल आपको 2 सवाल देखने के लिए मिलेंगे। 2 सवाल आते हैं एवरी ईयर। और पढ़ने बैठोगे ना तो 4 घंटे का भी सब्जेक्ट नहीं है, लिटरली 4 घंटे में iOS पढ़ के खत्म। हमारे चैनल पे वीडियो भी है, अगर तुम्हारे पास 4 घंटे नहीं 2 घंटे ही है ना पढ़ने के लिए, तो भी तुम कर लोगे। वीडियो देख लो, सिर्फ वो एक मैराथन वीडियो से भी iOS कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा स्ट्रैटेजिकली स्टार्ट करो, बट अब पढ़ना शुरू कर दो। बेटा, बहुत हो गया अब। तो ये चीज पहले करनी है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज कि क्या तुम्हें कमेंट्री बुक्स की जरूरत है अब इस टाइम पे पढ़ने के लिए? आई थिंक कि अब अगर बहुत ज़्यादा कमेंट्री बुक्स में उलझोगे ना तो उलझ जाओगे। अगर खुद के कोई नोट्स हैं आप वो कर सकते हो। आपको बेयर एक्ट आपने पढ़ रखा है, बेयर एक्ट रीडिंग की आदत है, आप वो कर लो। वरना आई थिंक कोई एक स्टडी मटेरियल कंसाइज सा कहीं से इफ यू कैन गेट, तो दैट कैन बी अ गुड थिंग। व्हिच वी आल्सो हैव अ स्टडी मटेरियल, यू कैन गेट इट फ्रॉम अस आल्सो। एंड मतलब
इधर उधर फंसने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब अब जिस चीज को पकड़ लिया है ना, उसे पकड़ लिया है, ठीक है। फिर वो सब मत सोचो कि नहीं ये सब तो ठीक है, मैं थोड़े से मैं बटुकलाल भी पढ़ लेता हूँ, मैं MP जैन भी पढ़ लेता हूँ। अब मत करो, क्योंकि 3 महीने में नहीं कर पाओगे। नहीं, और इतने सारे सब्जेक्ट्स की वो कमेंट्री बुक्स लेके बैठोगे ना, यहाँ तक आ जाएंगी, जमीन से यहाँ तक, और वो करने में आप कंफ्यूज होगे और कोई पॉइंट नहीं है। हम लोगों का जो स्टडी मटेरियल है थोड़ा कंसाइज है, 6-7 पतली पतली बुक्स हैं, तो सबको साथ में रखोगे तो भी इससे ज़्यादा मोटा नहीं होगा, और उससे कर लोगे तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। उसके अलावा अगर हम जजमेंट्स की बात करें मैम, तो आपको क्या लगता है कि जजमेंट्स कवर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बच्चों की? सो जजमेंट्स में क्या करना है, ध्यान से सुनो। जजमेंट्स के लिए देखो, केस समरीज अगर तुम्हारे पास बनी होना है, इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि केस समरीज होगी तो रेडीमेड मटेरियल है वगैरह वगैरह, वो नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास टाइम कितना बचा है? तुम अभी अपने सब्जेक्ट्स कवर करोगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करोगे, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे, या फिर केस समरीज बनाने बैठोगे। और केस समरीज बनाना ना आसान नहीं है। आसान क्यों नहीं है? क्योंकि तुम पहले ढूंढोगे कि कौन सा केसेस फिगर आउट करोगे कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं, हाँ, फिर तुम उनकी समरीज पढ़ोगे, फिर तुम वो बनाओगे। देखो, इससे पहले हमने एक वीडियो लिया था जिसमें हमने बोला था कि आप बिना कोचिंग के, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के कैसे कर सकते हो, ठीक है। वो वीडियो हमने लिया था जब आपके पास 6-7 महीने थे क्लैट के लिए, राइट। बट अब जब आपके पास सिर्फ 3 महीने, तो हम आपको एक बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहते हैं उस चीज़ पे कि अगर आपके पास रेडी स्टडी मटेरियल है और आपको सिर्फ पढ़ना है, तो दैट इज डूएबल। बट इफ यू डोंट इवन हैव दैट स्टडी मटेरियल, अगर आपको स्टडी मटेरियल खुद से फिगर आउट करना है, तो दैट विल कंज्यूम सम मोर टाइम, और वहाँ थोड़ा टाइम वेस्ट हो सकता है। एंड पता है तुम ना अगर तुम SCC पे चले जाओ या सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर पे चले जाओ, लाइव लॉ पे चले जाओ, एवरी सिंगल केस विल लुक लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस, राइट, ऑब्वियसली। तो यू विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट कि करना कैसे है। तो 3 मंथ का प्लान, सही प्लान ऑनेस्टली ये होगा कि तुम ये स्टडी मटेरियल वाली चीज़ें, तुम ये मॉक टेस्ट वाली चीज़ें, केस समरीज वाली चीज़ें, तुम क्लासेस लेने वाली चीज़ें किसी और पे छोड़ दो, ताकि तुम्हारे पास ये जो दिन का 7-8 घंटा या 6 घंटा या 4 घंटा भी जो है जाए, और वो सिर्फ पढ़ने में जाए। वरना ये जो तुम्हें कह रहे हैं ना कि ये 6 घंटा या लगेगा या 7 घंटा लगेगा, ये थोड़ा टाइम बढ़ेगा ही। अगर तुम्हारे पास टाइम है और तुम कर सकते हो तो गो फॉर इट, फिर मत सोचो कुछ और। हाँ, ढूंढ लो खुद से, मतलब ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है, वो भी आप कर सकते हो। आप अगर 9-10 घंटा दे सकते हो एक दिन में, आप ढूंढ सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी रेडी नोट्स है, आपने कॉलेज में अच्छे से पढ़ा है, आप अपने नोट्स से पढ़ सकते हो, वैसा नहीं। बट अगर कोई ऐसा है जिसके पास नोट्स है ही नहीं, अगर आप ऐसे हो जिसको जजमेंट रीडिंग की हैबिट है, जो आइडेंटिफाई कर लेता है कि क्या इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, इफ यू आर वन सच स्टूडेंट हु रेगुलरली एंड रिगरसली फॉलोज लाइव लॉ, जिसको पता है कि क्या अपडेट्स हैं, then obviously you can do it on your own. But if you are the other student जिसने कॉलेज में भी मस्ती करी है, जो लाइव लॉ भी फॉलो नहीं करता, जिसको पता ही नहीं है कि लाइव लॉ क्या है, तो बेटा तुम्हें तो जरूरत है कहीं से गाइडेंस लेने की। एग्जैक्टली। और फिर इसके बाद ये तो एक हमने तुम्हें वो बताया कि हाँ तुम्हें गाइडेंस ले लेनी चाहिए। अब पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, मतलब इफ यू हैव दो 6-7 hours in a day, then how should a student divide that part? तो पता है ये वाली चीज़ ना डिपेंड करती है ऑन द स्टूडेंट। जैसे मैं प्रेफर यही करती थी कि मैं एक साथ एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट पढूं। दैट वाज माय स्टाइल ऑफ रीडिंग थिंग्स, कि अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन कर रही हूँ तो साथ ही मैं एनवायरमेंटल लॉ भी उठा लूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उठा लूँ, या कुछ नहीं तो कोई और सब्जेक्ट उठा लूँ, कोई छोटा सब्जेक्ट साथ साथ में चलाती जाऊँ। दैट वाज माय आइडिया, क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ के बहुत बोर हो जाता है, तो फिर मूड फ्रेश करने के लिए दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया। बट आई नेवर, ऑल्दो आई सजेस्ट एंड आई गाइड स्टूडेंट्स टू डू व्हाट मैम इज सेइंग, बट आई पर्सनली नेवर डिड दैट। मैं एक सब्जेक्ट पे स्टिक करती थी, और ये भी तरीका सही है। दिस तरीका इज ऑल्सो गुड, पता है। तो चूज फॉर योरसेल्फ, तुम्हारी बैंडविड्थ क्या है ना, तुम उस हिसाब से देखो, 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम या फिर मल्टीपल सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, ये खुद डिसाइड करो। लेकिन फिर फ्रस्ट्रेट मत होना जब तुम्हारे 3-4 सब्जेक्ट साथ में चल रहे हैं या 2 सब्जेक्ट साथ में चल रहे हैं एंड इट इज टेकिंग लॉन्गर देन यूजुअल टू रिवाइज दो सब्जेक्ट, क्योंकि फिर 2 सब्जेक्ट साथ में चलेंगे तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा ही लगेगा। हाँ, तो तब फ्रस्ट्रेट मत होना, ट्रस्ट द प्रोसेस। हाँ,
तो ठीक है? मेरे साथ ये होता था कि अगर मैंने सोचा है कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन 4 दिन में खत्म करना है तो मुझे वो 4 दिन में खत्म करना है। अगर मैं उसके साथ दूसरा सब्जेक्ट लगा लेती थी तो फिर वो 10 दिन लेता था और मुझे दोनों सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेस होने लगता था, ठीक है। तो इफ यू आर माई काइंड जिसको टेंशन होता है कि यार 10 दिन हो गए एक भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एक एक सब्जेक्ट करो। एंड इफ यू आर माय काइंड जिसको 10 दिन में 3 सब्जेक्ट्स होने हैं और 3 सब्जेक्ट्स हो गए 10 दिन में मेरे वहाँ 30% कोर्स हो गया मेरा। यस, देन यू कैन ऑप्ट फॉर मैम्स मेथड, ठीक है। तो ये करना है, दिन में 1-2 अपने सब्जेक्ट्स चुन लो, उतने पढ़ने हैं, उतने पढ़ने ही हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो तुम्हें करनी है वो है प्रैक्टिस एमसीक्यूज। मुझे पता है पैसेजेस आते हैं तो फिर एमसीक्यूज क्यों प्रैक्टिस करें, क्योंकि एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। एक ट्रिक बता रही हूँ, एक टिप दे रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैट पीजी के लिए, ध्यान से सुनना। तुम्हारे क्वेश्चंस पैसेज बेस्ड ही आते हैं, लेकिन उन पैसेजेस के क्वेश्चन तो देखो किस तरह के हैं। पिछली बार इंडियन एविडेंस एक्ट में पैसेज आया था, पैसेज में बर्डन ऑफ प्रूफ के ऊपर क्वेश्चन था। सवाल कहाँ से आया कि 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट किस बारे में बात करता है, बर्डन ऑफ प्रूफ इनिशियल किसके ऊपर होता है। तो ये चीज ना तुम्हें पैसेज से नहीं मिलेगी, ये चीज तुम्हें तब मिलेगी जब तुमने एमसीक्यू सॉल्व किया, जब तुमने बेयर एक्ट पढ़ा हो, ये तुम्हें तब पता चलेगी कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ से। एग्जैक्टली तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना उतना ही जरूरी है जितना आपके केस लॉस कवर होना जरूरी है। दिस इज इक्वली इम्पोर्टेंट। तो तुम्हारा पैसेज के 5 के 5 क्वेश्चन तुम नहीं सॉल्व कर पाओगे, 5 के 5 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे सिर्फ केस लॉ से, क्योंकि उस 5 क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन जजमेंट से होते हैं और बाकी 3 क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट से ही होते हैं, जो तुम्हारे बेयर एक्ट से ही होंगे, बेयर एक्ट से ही होंगे। और फिर मतलब ऐसा नहीं है कि पैसेज बेस्ड सॉल्व मत करो, उसके लिए मॉक टेस्ट सॉल्व करो, और मॉक टेस्ट देना ही है। अब आपको हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट करना जरूरी है ही, जरूरी है। तो अब मत स्किप करो। हाँ, अब उसको स्किप नहीं करना, क्योंकि पैसेज पढ़ने की एक हैबिट, जजमेंट्स को अप्रिशिएट करने की हैबिट, उसमें से आंसर्स निकालने की, वो भी एक चीज है जो आपको आनी चाहिए। हाँ. और कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ इग्नोर नहीं करना है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तो सिर्फ जजमेंट और जजमेंट में जो डिस्कस किया उतना पढ़ के चले जाऊंगा, तो नहीं, उससे काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर पेपर का एनालिसिस एज सच करके देखा जाए तो मतलब 70 to 80% पेपर इज कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, only the remaining 20 to 25% paper is judgment. Exactly. This is what I think. Absolutely. और मतलब ये बिल्कुल सही बात भी है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को मत भूलो, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। अब ना इस स्टेज पे तुम्हें रोज कम से कम 4 से 5 केस लॉ समरीज भी एवरी सिंगल डे पढ़नी है। Yes, एवरी सिंगल डे। और अगर तुम पता है अभी से अगर तुम 5 केस समरीज रोज कर रहे हो तो तुम एक महीने में 30 डेज में यू विल डू समवेयर अराउंड 150 जजमेंट्स। अगर तुमने 150 जजमेंट्स करे ना तो तुम मान लो कि तुम्हारे 3 साल के जजमेंट्स हो गए कंप्लीट। अब तुम्हारे 3 साल के जजमेंट्स कंप्लीट हो गए, अब तुम्हें क्या करना है, अब 15 सितंबर पे तुम पहुंच गए। अब 15 सितंबर से तुम्हें अपने लैंडमार्क जजमेंट्स उठाने हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स करने हैं, एंड देन यू हैव द इंटायर अक्टूबर एंड नवंबर फॉर रिवाइजिंग एंड लर्निंग दोज जजमेंट्स, जो कि जरूरी है। जजमेंट एक बार पढ़ के किसी को याद नहीं होते हैं, मुझे भी नहीं होते, किसी को नहीं होते, युवाक्षी मैम को नहीं होते, हो ही नहीं सकते भाई। तो उनको पढ़ना, उनको याद करना, उनको रिवाइज करना, यू नीड सम टाइम फॉर इट। और जजमेंट्स ऐसा नहीं कि हाँ रैंडमली पढ़ते गए, मेक नोट्स आउट ऑफ इट। ये इतनी चीजें करनी ही पड़ेगी एट दिस पॉइंट टू क्लियर क्लैट पीजी। मतलब अगर तुम्हें टॉप नेशनल यूनिवर्सिटीज में जाना है, अगर तुम्हारा सपना है Tier 3 यूनिवर्सिटीज का, तो मत पढ़ो कम पढ़ लो। नहीं यार, सपना तो Tier 1 का ही देखो, फिर जाना पड़े तो चले जाना Tier 3 में, बट सपना ना देखो Tier 3 का। बट या आई थिंक तो वही टू समराइज इट, हाँ, वॉर की तैयारी करो बेटा। यस, वो आरंभ है, प्रचंड हो जाना चाहिए। अब आरंभ हो, और वो आरंभ भी प्रचंड होना चाहिए। तो अब तैयारी पे लग जाओ। अब तुम राखी, दिवाली, ये सारी छुट्टियां ना थोड़ा आराम से अपन अगले साल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कैंपस में बैठ के मनाएंगे। एक दिन की मना लेना, एक दिन की राखी, एक दिन की दिवाली, बस। लेकिन उन देश पे भी पता है, आई विल हाईली एडवाइज यू कि कुछ छोड़ना मत। मतलब 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, एमसीक्यू 15 एमसीक्यू सॉल्व करने में ना 15 मिनट लगता है। तुम 15 मिनट निकाल के पढ़ लेना, कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करना। क्योंकि मेरी तरह अगर तुम हो ना जो कंसिस्टेंसी ब्रेक करके दोबारा स्टार्ट नहीं कर पाता, तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। राइट, तो ये करना है। हाँ, तो टू सम इट ऑल, सबसे पहले जाओ
अपना सिलेबस देखो क्या है, एग्जाम का पैटर्न देखो, उसके बाद जो सब्जेक्ट्स की हमने सीक्वेंस बताई, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है उनसे स्टार्ट करो। एक दिन में 1 या 2 सब्जेक्ट, जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है, 3 सब्जेक्ट्स, एज यू फील कन्वीनियंट, डू दैट। डू 5 जजमेंट समरीज एवरी डे, मेक नोट्स ऑफ वट एवर यू आर डूइंग, ठीक है। एग्जिस्टिंग नोट्स हैं तो उनसे पढ़ो, नहीं है तो थोड़े से नोट्स बनाओ प्लीज। एंड टाइम रिविजन के लिए नोट्स ही काम आते हैं और खुद के ही नोट्स काम आते हैं। स्टडी मटेरियल से आप रिवाइज नहीं कर सकते, आप वेबसाइट से रिवाइज नहीं कर सकते। एक कंसाइज खुद के नोट्स रिवीजन के लिए चाहिए, अपनी ही हैंडराइटिंग में होने चाहिए नोट्स तुम्हारे, जरूरी है। हाँ, और अगर इसके साथ आप 5 से 7 घंटा रोज दे रहे हो, और जिनके पास ज्यादा टाइम है वो ज्यादा दे रहे हैं, I can assure you that you will get through it. हाँ, and get through top national law universities, ठीक है, yes. that is what we are promising you at this point. अच्छा, अब लीगल एज आफ्टर कॉलेज तुम्हें पता ही है कि LLM प्रिपरेशन ब्रांड है। LLM प्रिपरेशन में हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, तो सारे रिसोर्सेस, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, चाहे हमारा क्रैश कोर्स हो, चाहे हमारी टेस्ट सीरीज हो, इन सभी की डिटेल्स तुम्हें इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, कमेंट सेक्शन में नहीं, डिस्क्रिप्शन में। कमेंट सेक्शन में मिलेगा तुम्हें हमारा टेलीग्राम का लिंक। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे, जिस दिन ये वीडियो आ रहा है उस दिन रात को 9 बजे मैं बहुत सारी फाइल्स तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें से एक है सक्सेस ट्रैकर, आइडियल टाइम कितना होना चाहिए पढ़ने का, रिवाइज करने का, एंड हाउ टू स्टार्ट, उसकी बेसिक स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट में है, वहाँ पे ज्वाइन कर लो। उसके अलावा अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर रिसोर्सेज टू स्टडी फॉर क्लैट पीजी और रिलेट पीजी, देन वी हैव द एब्सोल्यूट बेस्ट फॉर यू। तो वो सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, केस समरीज, मंथली, ईयरली, एवरीथिंग इज देयर, तो दैट यू कैन हैव अ लुक एट इट। ऑल राइट गाइज, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ, जिनको एंजाइटी हो रही है कि 3 महीने में होगा नहीं होगा, उनको उन तक पहुंचा दो। एंड लास्ट में भी रीअश्योर कर देती हूँ मैं, हो जाएगा, yes हो जाएगा। Like, share and subscribe. Bye guys, take care.